नमस्कार दोस्तों, मैथ वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हम आपके लिए बैट का एक सेशन लेके आ रहे हैं जो दोपहर में 1 बजे से आप स्टार्ट होगा। तो आपके द्वारा हमने कहा था कि मेट यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैथ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा जो हमने कहा था वो स्टार्ट किया है, आज का सेशन है ये। तो आज हम देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो मैथ है उसमें क्या क्या आता है, उसके सिलेबस को देखेंगे और उसके सिलेबस के द्वारा उसी के अकॉर्डिंग हम मैथ को लेकर चलेंगे। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये जो मैथ का सिलेबस है आपका इसी मंथ अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपके प्रिपरेशन को, तैयारी को और धार देने के लिए हम आपके सामने जैसे ये मैथ का सिलेबस खत्म होता है मैं प्रैक्टिस सेशन आपके बीच स्टार्ट करूंगा। सेम इसी टाइम पे, इसी जगह और इसी चैनल पे। मैं जब आपका ये मैथ का सिलेबस खत्म कर दूंगा तो प्रैक्टिस जो सेट होता है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा उस दिन तक, हम जिस दिन आपका पेपर होगा शायद उस दिन तक भी हम कोशिश करेंगे कि आपका एक प्रैक्टिस सेट जो मैथ का होता है 25 में 25 नंबर आपके दिलाने की मेरी पूरी गारंटी है। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ मेरे साथ बने रहेंगे तो जरूर हम 25 में 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और हम पूरा 25 का 25 नंबर अपने पास रख पाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आइए तो इस सेशन की आज की शुरुआत किया जाए और देखा जाए कि इसमें क्या क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट है, जिसके तैयारी के लिए हम लोग यहाँ लाइव हुए हैं, सॉरी लाइव आपसे जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं। उसके तैयारी के लिए इसमें पेट में तो बहुत सारे पोर्शन है। सबसे बड़ा पोर्शन है इसका मैथ का। तो उसके सिलेबस को देखेंगे और इसके द्वारा क्या क्या पढ़ा जाएगा, कितना समय लगेगा, हर चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे। आइए देखिए, इसमें दो पोर्शन होते हैं। एक तो होता है डीआई और एक होता है अर्थमेटिक का पोर्शन। डीआई में ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक में जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इत्यादि क्वेश्चन से आपका ये 5 नंबर का आएगा और ये आपका 20 नंबर का आएगा। तो दोनों मिला करके आपका 25 नंबर पोर्शन नंबर हम कवर आपको कराएंगे। अगर आप मेरे साथ पूरी शिद्दत से जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक जुड़े रहेंगे तो जरूर ही आपको फायदा होने वाला है। जब आप पेपर दे के आएंगे तो देखेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन, मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन के हम ये तो नहीं कह सकते हैं जो हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे वही आ जाएगा, लेकिन इससे बाहर भी नहीं जाएगा। ये आप मेरी गारंटी है कि जो भी हम पढ़ाएंगे उसी के बेस पे ही क्वेश्चन बनेगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। शायद आप पेट का जो डीआई है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन हम आपसे कुछ उससे एडवांस पढ़ाएंगे जो आप कि वहीं पेट नहीं, आप कोई भी पेपर दीजिएगा और डीआई का क्वेश्चन आ गया है तो आपसे छूटे नहीं, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको कराऊंगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डीआई और अर्थमेटिक। डीआई में ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, अर्थमेटिक में परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, समीकरण से क्वेश्चन आ जाएगा, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सितंबर से अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर तो बीत चुका है, आज 3 अगस्त है तो 4 अगस्त है, तो 4 अगस्त से लेकर के और ये अगस्त तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। और आगे अक्टूबर में अगर हम पेपर है, सितंबर में पेपर है तो 16 सितंबर या 17 सितंबर जो भी आपका डेट हो उसके पहले ही आपका प्रैक्टिस लगा करके और पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट कराने की गारंटी लेता हूं। आइए देखा जाए तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा जाए। सबसे बड़ा पोर्शन डीआई का है तो हम पहले डीआई पढ़ते हैं और डीआई के बारे में जानते हैं और उसके बाद जो पोर्शन बचेगा अर्थमेटिक का वो हम बाद में पढ़ेंगे। डीआई पहले प्रोसेस करते हैं। पहले हम आपका 20 नंबर
को श्योर करा देंगे और 20 में 20 दिला देंगे। उसके बाद 5 नंबर के लिए फिर और हम मेहनत करेंगे और हम इसी तरीके से 20 + 5 25 नंबर आपका कहीं जाने नहीं देंगे। तो आइए क्वेश्चन को कैसे डीआई क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए डीआई क्या होता है। डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन को हम क्या कहते हैं, आंकड़े विश्लेषण कहते हैं। तो हम लिखते हैं इसमें विश्लेषण, जिसे कहते हैं आंकड़े विश्लेषण। डीआई क्या होता है, इसका अगर हम डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन जानना चाहें तो कहेंगे ऐसे प्रदर्शित किए गए ऐसे आंकड़े को, प्रदर्शित किए गए किसी भी फॉर्मेट में प्रदर्शित किए गए आंकड़े का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसी को कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आंकड़े विश्लेषण कहते हैं। मतलब किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से प्रदर्शित किए गए आंकड़े को का जब हम विश्लेषण करते हैं, फिर से देखिए, किसी भी प्रदर्शित किए गए आंकड़े का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसी को कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आंकड़े विश्लेषण कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर इसका एक फास्ट डिफिनेशन अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम कहेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा रिप्रेजेंटेशन, देखिए कहेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा एनालिसिस इक्वल टू होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। इसी का अगर हम एक लाइन में अगर डिफिनेशन जानना चाहें, जिसे कहते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रदर्शित किए गए डाटा का, प्रदर्शित किए गए आंकड़े का एनालिसिस मतलब विश्लेषण करते हैं, उसी को हम डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, मतलब आंकड़े विश्लेषण कहते हैं। फिर से देखिए, प्रदर्शित किए गए आंकड़े का जब हम विश्लेषण कहते हैं तो उसी को कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े विश्लेषण किए गए। प्रदर्शित किए गए आंकड़े का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसी को कहते हैं आंकड़े विश्लेषण कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आंकड़े विश्लेषण कर रहे हैं। अब ये डाटा, प्रदर्शित किया गया डाटा कई प्रकार में हो सकता है, जैसा कि आप जानते हैं बार के रूप में हो सकता है, बार ग्राफ में, जिसे आयताकार भी कहते हैं, दंड आरेख भी कहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हो सकता है, पाई ग्राफ में भी हो सकता है, ठीक है, पाई ग्राफ में भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, लाइन ग्राफ में भी हो सकता है। उसके बाद ट्रिबुलेशन भी हो सकता है, फिर रडार में भी हो सकता है, ट्रायंगुलर बार में हो सकता है, एंड बहुत सारे तरीके हैं जो हम आपको बताएंगे। मिक्स ग्राफ में भी हो सकता है। तो ये प्रदर्शित किए गए आंकड़े को, कई किसी भी फॉर्मेट में प्रदर्शित किए गए आंकड़े को जब हम विश्लेषण करते हैं उसी को कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो हमें उम्मीद है कि यह आपका डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। आइए जानते हैं कि ये डाटा इंटरप्रिटेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन वैसे हम अकॉर्डिंग पेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो पेट के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसे कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहेंगे, बार ग्राफ, BAR, बार ग्राफ। अगर हिंदी कहें तो इसे कहते हैं दंड आरेख। क्या कहेंगे, दंड आरेख। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा जो हम आता होता है इसे कहते हैं पाई ग्राफ। पाई ग्राफ, ठीक। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं लाइन ग्राफ। इसे कहते हैं लाइन ग्राफ, ठीक है। और जो चौथा हमको पढ़ना है इसे कहते हैं ट्रेबुलेशन।
इसे कहेंगे ट्रैबुलेशन। यही हमारे पेट का सिलेबस में यही 4 ग्राफ पढ़ने हैं, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ और ट्रैबुलेशन। लेकिन हम आपसे वादा किए हैं कि डीआई का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा, आपसे छूटने नहीं पाएगा। तो हम अपने वादे के अकॉर्डिंग आपको जो भी जिस भी डीआई जहां से भी बनता है, जिस ग्राफ से बनता है, हम वो सारे ग्राफ को आपके सामने प्रदर्शित करेंगे और आपको सिखाएंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको, और हम बताएंगे 5वां जो होता है उसी को कहते हैं मिक्स ग्राफ। इसे क्या कहेंगे? मिक्स ग्राफ। 6वां जो होता है उसे कहते हैं ट्रायंगुलर बार ग्राफ। जगह नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। ट्रायंगुलर बार ग्राफ, इसे कहेंगे ट्रायंगुलर बार ग्राफ, ठीक है। और 7वां जो होता है, आप 7वां इसको नोट कर चुके होंगे आप लोग, तो मिटा देते हैं। 7वें को कहते हैं, हमारा जो 7वां होगा, जो 7वां होगा इसे कहते हैं रेडार। क्या कहेंगे? रेडार। और हम और भी कई तरीके से हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। ट्रायंगुलर ग्राफ से बन जाएगा, बार ग्राफ से बन जाएगा, और एक और जान लीजिए जिसे कहते हैं कैसलेट। किसे कहेंगे? कैसलेट कहेंगे। 8वां जो होगा उसे कहेंगे कैसलेट। इसे कहेंगे कैसलेट, ठीक है। तो हमारे पास कितने प्रकार के बार ग्राफ होते हैं? 8 प्रकार के ग्राफ होते हैं। पहला जो होगा बार ग्राफ, दूसरा जो होगा पाई ग्राफ, तीसरा जो होगा उसे कहेंगे लाइन ग्राफ, चौथा जो होगा उसे कहेंगे ट्रैबुलेशन, 5वां जो होगा उसे कहेंगे मिक्स ग्राफ, 6वां जो होगा ट्रायंगुलर बार ग्राफ कहेंगे, और 7वें को कहेंगे रेडार, और 8वें कहेंगे कैसलेट। इसी तरीके से इससे ज्यादा हम बैंक पीयू तक की बात बता रहे हैं। बैंक पीयू में जो भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, इन 8 से ज्यादा, आप उन 8 से बाहर आपके पास नहीं आएगा। तो इन 8 के अंतर्गत जो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, और हम 0 लेवल से लेकर के पूरा हाई लेवल तक का आपके डीआई को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं। तो ये 8 प्रकार के ग्राफ हो गए। अब ग्राफ में हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इस चीज के बारे में हम जानते हैं। देखिए, बार ग्राफ पढ़ने के लिए हमको बेसिक 2 चीजें आनी चाहिए, जैसे परसेंटेज आना चाहिए, हमको एवरेज आना चाहिए, हमको रेशियो आना चाहिए। परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, और हमको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और ये आना चाहिए। दूसरा इंक्रीजिंग, मतलब परसेंटेज वृद्धि और डिक्रीजिंग परसेंटेज कमी को हमको देखने आना चाहिए, देखने आना चाहिए। तो हमें उम्मीद है आपको, आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक परसेंटेज, बेसिक एवरेज, बेसिक रेशियो, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये तो आता ही होगा, आपको बचपन से ही सीखे हैं। और इंक्रीजिंग परसेंटेज, डिक्रीजिंग परसेंटेज देखना हमको आता है। ये चीज हमको आना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आपको आता होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है बार ग्राफ, और बार ग्राफ के क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उसके पहले हम जानेंगे बार ग्राफ होता क्या है, वास्तव में बार ग्राफ है क्या। तो आइए हम जानते हैं पहला हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ को कहते हैं दंड आरेख। दंड आरेख, आइए देखते हैं बार ग्राफ को क्या कहेंगे, दंड आरेख। बार ग्राफ कैसा होता है हम आपको बता दे रहे हैं। बार ग्राफ जैसे एक लाइन है, ये चीज लाइन है, कोई कंपनी है, इसका ये मान लीजिए ये ईयर है, मान लीजिए ये ईयर को दर्शा रहा है, मतलब वर्षों को दर्शा रहा है, कि वर्षों को दर्शा रहा है, और ये हमारे व्यय को दर्शा रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है ए, उसका व्यय जो है 2011 में इतना था, 2012 में इतना हो गया, ठीक है, ऐसे दिखाएगा।
2011 की बात कर दें तो हमारा कहेगा इतना चढ़ गया। मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, तो कहेगा कि 2011 में खर्च कितना था 20, 2012 में खर्च कितना बढ़ गया 30 हो गया, 2014 में 2013 में खर्च कितना हो गया 15 हो गया, देखिए इसके बीच में आ रहा है 15 हो गया, 2014 में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा व्यय हो सकता है, इनकम हो सकता है, और घर का खर्चा हो सकता है, किसी भी खर्चे, कोई आंकड़ा, कोई भी आंकड़ा हो, ये प्रदर्शित करने का एक तरीका है। हमने कहा है किसी भी फॉर्मेट में कोई भी आंकड़ा अगर प्रदर्शित किया गया है उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसी को कहते हैं आंकड़े विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसी को कहते हैं DI कहते हैं। तो आइए इस पे क्वेश्चन पे काम किया जाए और देखा जाए कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अभी तो हमने एक क्वेश्चन लिखा था लेकिन हम समझाते हुए समय उसे मिटा दिए, तो फिर से हम उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या होगा, नया अप्रोच क्या है और क्वेश्चन को कैसे आसानी से टैकल किया जाए, उन सब सारी चीजों को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दंड आरेख किसी कंपनी का मासिक खर्च लाखों में। ठीक है, दंड आरेख हमने कहा था, बार ग्राफ का हिंदी में क्या कहते हैं दंड आरेख। तो एक बार ग्राफ है, कंपनी का मासिक, एक कंपनी है उसका मासिक खर्च किसमें है लाखों में, लाखों में दर्शाया गया है, मासिक खर्च लाखों में है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ का क्या करिए, अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि बिजली पर खर्च होने वाली धनराशि का प्रतिशत क्या है, बिजली पर खर्च होने वाली धनराशि का प्रतिशत क्या है। तो आइए पहले देखिए ये खर्च क्या है। देखिए एक कंपनी है, कोई कंपनी है, उसपे कर्मचारी वेतन, मतलब वो कर्मचारियों को वेतन देने में कितना 70, ये लाखों में है, तो 70 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। और विद्युत पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी सॉरी विविध पर, विविध पर मतलब जो होता है, विविध मतलब मिलाकर के अन्य कोई खर्चा वो 10 लाख का है। जलपान पर मतलब जलपान मतलब सुबह नाश्ता पानी करने में कितना 20 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। और विद्युत पर ये देखिए विद्युत पर 35 लाख का खर्चा और परिवहन पर 30 लाख का खर्चा हो रहा है। और ये विविध है, विविध मतलब होता है मिसलेनियस, जो सभी को मिला करके और सभी को मिला करके जिसका वो उसके पास कोई डाटा नहीं है उससे कह दिया विविध, और विविध का क्या कह दिया उसने 10 लाख रुपए का खर्चा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है और ये क्या है खर्च के प्रकार को बता रहा है, एक कंपनी के खर्च के प्रकार को। तो आइए इस पे बनने वाले पहले क्वेश्चन का अध्ययन करें और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। पहले देखिए बिजली पर खर्च होने वाली धनराशि का प्रतिशत क्या है। बिजली पर खर्च होने वाली धनराशि का है भैया 35, कितना है 35 लाख। तो हम देखते हैं बिजली पर खर्च होने वाली धनराशि, इसका सोल्यूशन देखेंगे। बिजली पर खर्च कितना है 35 लाख का, तो 35 ही लिखते हैं क्योंकि वो खर्चा लाखों में है। तो कह रहा है 35 लाख, 35 लाख रुपए का किस पे बिजली पर। क्वेश्चन कह रहा है धनराशि का क्या प्रतिशत, कह रहा है बिजली पर खर्च होने वाली धनराशि का प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत हम क्या निकालते हैं, प्रतिशत क्या निकालते हैं, थोड़ा सा बेसिक ध्यान दीजिए। अगर आपके पास 100 रुपया है, आप उसमें से 20 रुपया खर्च कर दिए हैं, तो बताइए आप कितना परसेंट खर्च कर दिए हैं, बताइए कितना परसेंट, 20%। क्यों, कैसे क्वेश्चन निकाल रहे हैं, कहते हैं अगर आपके पास 100 रुपया है उसमें से आपने 20 रुपया खर्च कर दिया है तो कितना परसेंट खर्च किया है, कितना रुपया नहीं परसेंट की बात कर रहा है। तो 20 बटे टोटल अमाउंट, आप 100 रुपये में से ही तो खर्च किए हैं और प्रतिशत कर लिए 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 20%। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए इसका भी टोटल अमाउंट पहले निकालेंगे कि कुल खर्चा कितना है, तो हम लिखेंगे कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च। बताइए कुल खर्च कितना है, कर्मचारी पर 70 लाख, इस पे 10 लाख 80 लाख, इस पे 20 तो 10 70 10 80 20 100 और यहाँ 35 135 और 30 165, तो कितना लाख रुपया खर्च करा 165 लाख रुपए का खर्च किया। इसलिए प्रतिशत खर्च बिजली पर, बिजली पर प्रतिशत खर्च बराबर 35 का खर्च हो रहा है कितने में
165 में गुणे 100 कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और इसको 5 से काट दीजिए तो 5 3 15 और 5 3 15, तो आ जाएगा 7/33 गुणे 100। 7/33 गुणे 100। क्या ये यहाँ तक दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो आइए ऊपर देखते हैं। नहीं दिख रहा है तो आइए ऊपर थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए इस बॉक्स में देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। देखिए 33 का अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा? 33। तो यहां हो जाएगा 7/33 मतलब 700 बटे कितना? 33। 700/33। ठीक, आप 33 से भाग दे दीजिए। देखिए 33 से भाग दीजिए आप, हम भाग दे करके आपको दिखा देते हैं। भाग कहाँ दें? अच्छा यहां दे देते हैं। भाग दे देते हैं, तो देखिए भाग देते हैं 33/700। ठीक है, तो 33 दूना 66 आ जाएगा। 33 दूना 66 आएगा 40। कितना आएगा? 40। तो उसके बाद कहता है 33 से करने में 33 बचेगा कितना भाई बताइए, कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर दशमलव लगा देंगे 70 हो जाएगा। फिर 33 वही आएगा, 33 दूना 66 और 33 से करने में 33। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 21.21%। कितना आएगा? 21.21%। तो इसका कितना मान आ जाएगा? आप यहां देखिएगा तो इसका मान आ जाएगा 700 भागे कितना? 33 बराबर आ जाएगा 21.21%। ठीक है, तो ये कितना परसेंट है? 21.21%। कितना? कुल खर्च का 21.21% है। क्वेश्चन क्या था? बिजली पर खर्च होने वाली धनराशि का प्रतिशत क्या है? तो कितना परसेंट है? 21.21%। मतलब 21.21 कहते हैं क्योंकि दशमलव के बाद पूरा अंक, दहाई का अंक नहीं लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 21.21% की क्या हुई है? खर्च हुआ है। 21% खर्च हुआ किस पे? बिजली पर। किस पे? केवल बिजली पर इतने परसेंट की खर्च हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जलपान पर खर्च की गई राशि। किस पे? जलपान। जलपान कहां है? यहां। ठीक है, जलपान पर खर्च की गई राशि विद्युत पर खर्च की गई धनराशि का कितना प्रतिशत है? तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि जलपान पर खर्च की गई राशि, जलपान पर खर्च की गई राशि विद्युत पर खर्च की गई राशि का कितना परसेंट है? तो जलपान पर खर्च की गई राशि कितना है? 20 है। कितना है? आप यहां से देख सकते हैं, जलपान पर खर्च की गई राशि कितनी है? 20 लाख। बटे कह रहा है कि विद्युत पर खर्च की गई धनराशि का कितना प्रतिशत है। हम देखिए दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कहें जलपान पर खर्च की गई धनराशि x% है, बराबर कह रहा है विद्युत पर कह रहा है विद्युत पर खर्च की गई धनराशि का कितने प्रतिशत है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि जलपान पर खर्च की गई राशि का x% विद्युत पर खर्च की गई राशि के बराबर है। ठीक है, तो विद्युत पर खर्च की गई राशि कितनी है? आप क्वेश्चन में यहां से देख लीजिए, विद्युत पर खर्च की गई राशि 35 और इस पे 20 है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या 20 गुणे x/100, 20 गुणे x/100 अब बराबर कितना हो जाएगा? 35। आप इसको सॉल्व कीजिए, 20 पंजे 100। ठीक है, 20 पंजे 100। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है
कि जलपान पर खर्च की गई धनराशि विद्युत पर खर्च की गई धनराशि का कितना परसेंट है। तो जलपान पर खर्च की गई राशि 20, विद्युत पर खर्च की गई धनराशि का हमने माना x% है। तो बताइए 20 बराबर 35 का x% आप निकाल दीजिए, इधर भाग देंगे, यहीं से काट लिए, 5 7 35 और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा बताइए 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा। अगर हम x बराबर यहाँ देखिए इधर भाग कर इधर आएगा गुणा करेगा तो x बराबर हम देखेंगे 20 गुणे 20 2 दूना 400 हो जाएगा भागे 7। तो यहाँ अगर हम इसको देखेंगे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ देखिए 20 कितनी बार जाएगा देखिए 7 5 35 7 5 35 5 40 50 बचेगा, 7 7 49 बचेगा, 1 7 7 3 बचेगा, 7 7 चौक 28। तो हम कह सकते हैं 57 सही 57.18%। अगर आपका सही बटे में क्वेश्चन आएगा तो 57 सही 1/7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57 सही 7। यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर आया है हमारे पास, x बराबर आया है 400/7। अगर इसमें हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, जलपान पर खर्च की गई धनराशि विद्युत पर खर्च की गई धनराशि का कितना परसेंट है। तो 20 बराबर 35 का x% हमने माना है, परसेंट मतलब 100, 1 x/100, 5 से काट दिया 5 7 35, 5 से काट दिया 20 5 100 हो जाएगा। इधर तिरिये गुणा कर दीजिए या इधर भाग कर रहा है इधर आएगा गुणा करेगा तो 20 गुणे 20 400 होगा, ये गुणा कर इधर आएगा भाग करेगा तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 400/7 बराबर 57 सही 1/7 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बताइए। ग्राफ को देखिए, डाटा को रखिए और क्या कह रहा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। बहुत ही आसान है, बस समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मासिक आधार पर, ये कौन सा खर्च है, कंपनी का मासिक खर्च है। हमने स्टार्टिंग में लिखा दिया होगा, देखिए रेंडर है किसी कंपनी का मासिक खर्च, यहाँ हमने लिख दिया हुआ है। कह रहा मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारी वेतन पर खर्च के बीच का अनुपात क्या है। किस पे परिवहन पे, किस पे कह रहा है परिवहन पे, किस पे कह रहा है परिवहन पे और कर्मचारी वेतन पे, परिवहन पे और कर्मचारी वेतन पर। तो देखिए आइए देखते हैं परिवहन पर कितना खर्च हो रहा है। परिवहन पर खर्च हो रहा है 30 का। ठीक है, मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारी वेतन पर खर्च के बीच का अनुपात। तो परिवहन पर खर्च अनुपाते किस पे, कर्मचारी वेतन पर। ठीक है, अनुपात आप बटे में भी कर सकते हैं, ऐसे अनुपात लिख भी सकते हैं। तो देखिए परिवहन पर कितना खर्च हो रहा है, परिवहन पर आप ग्राफ में देखिए कितने लाख का, 30 लाख का खर्च हो रहा है, 30 अनुपात लगा दीजिए। और कर्मचारी पर कितने का खर्च हो रहा है 70 का, कितने पे 70 लाख का। और यहाँ आप देख रहे हैं एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और अनुपात हमारा आ जाएगा 3:7। कितना आंसर आ जाएगा 3:7। कोई दिक्कत बताइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 0 से 0 हमने काट दिया है, 0 से 0 काट दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कंपनी का कुल मासिक खर्च कितना है। अच्छा ये बताइए जो खर्च है वो किस में है, मासिक में, क्योंकि यहाँ दिया है कंपनी का मासिक खर्च, तो यही तो कंपनी का मासिक खर्च है। आप बताइए यही तो कंपनी का मासिक खर्च है। तो बताइए कंपनी का मासिक खर्च क्या हो जाएगा। देखिए कंपनी का कुल मासिक खर्च लिख लीजिए, कुल
मासिक खर्च, कुल मासिक खर्च कितना है भैया बताइए। 70 लाख रुपए कर्मचारी वेतन पर, प्लस 10 लाख विविध पर, 20 लाख जलपान पर, 35 लाख विद्युत पर एंड 30 लाख परिवहन पर। यही तो मासिक खर्च है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो देखिए जोड़ेंगे 70, 10, 80, 20, 100, 135 और 165। कितना है 165 लाख। कितना खर्च है 165 लाख। कंपनी का कुल मासिक खर्च कितना कितना लाख है 165 लाख रुपया। ठीक, तो इस तरीके से आपका पूरा ग्राफ, पहले ग्राफ का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा और हमें उम्मीद है कि आपको इस ग्राफ पे सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपने समझा होगा और सीखा होगा। और इस तरीके से हम दूसरे ग्राफ पे चलते हैं और दूसरे ग्राफ पे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को बता रहे हैं और शायद आपको लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से दूसरे ग्राफ पे चलते हैं और ग्राफ बहुत ही आसान होता है। केवल ग्राफ को देखना है और क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो ग्राफ के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको ग्राफ को समझना है कि ग्राफ क्या कह रहा है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आपको किसी और चीज के बारे में अगर आप किसी और डाटा को उठा लेंगे तो शायद आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस ग्राफ को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। लेकिन कब, जब आपको ग्राफ समझ में आए और क्वेश्चन के कहने का तरीका क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप उस चीज को जान पाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप टैकल कर पाएंगे, बहुत ही इजी वे में। आइए दूसरे ग्राफ पे हम चलते हैं। आइए दूसरा ग्राफ देखते हैं और इस ग्राफ को भी समझने की कोशिश करते हैं और इसके क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा ग्राफ क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि बार ग्राफ में गणित और विज्ञान के 4 छात्र हैं। गणित और विज्ञान, देखिए बार ग्राफ में गणित और विज्ञान के 4 छात्रों अमन, श्याम, अनुराग और व्यास, अमन, श्याम, अनुराग और व्यास के अंकों को दर्शाता है। ये किसके अंकों को दर्शाता है? अमन, श्याम, अनुराग और व्यास के अंकों के, कौन कौन से अंकों को? मैथ के अंक और साइंस के अंक। देखिए ये जो रंगीन वाला है वो मैथ वाला है कॉलम है और जो ये सादा वाला है उसे साइंस वाला कॉलम है। ये 2 कॉलम है, अमन के भी और श्याम के भी और अनुराग के भी और व्यास के भी। ठीक है, तो ये पहला मैथ को दर्शाएगा, दूसरा साइंस को। यहाँ भी पहला मैथ, दूसरा साइंस, मैथ और साइंस में। तो अमन पहले में मैथ में 75, साइंस में 70, इसी तरीके से श्याम 95 और 85, अनुराग 60 और 85 और इसी तरीके से व्यास हो जाएगा 55 और 40 अंकों को पाया है। अब इसी पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम क्या कह रहा है। ठीक है, आइए देखिए, गणित में व्यास और अनुराग, गणित में व्यास और अनुराग, विज्ञान में श्याम और व्यास के एक साथ कुल अंकों से अनुपात किया है। ठीक है, कोई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में, पहले किसमें? मैथ में। मैथ में किसके किसके अंक हैं? देखिए व्यास के और किसके? अनुराग के। तो व्यास के अंक कितने हैं भाई गणित में? यहां से देखिए व्यास के अंक कितने हैं गणित में। गणित वाला कॉलम कौन था? ये है ना, ये गणित वाला यही तो है। तो कितना है? 55। कितना? 55। और किसका कह रहा है? व्यास और अनुराग का। अनुराग को देखिए, गणित वाला कॉलम ये वाला है। ठीक है, तो आया 60। कितना आ गया? 55 और 60 कितना आ गया? 110 आ गया। ठीक है, दोनों के अंकों का, गणित के दोनों का अंकों का योग कितना है? 110। अब देखिए साइंस का कह रहा है, साइंस में किसका किसका कह रहा है? कह रहा है श्याम का और किसका? व्यास का। श्याम का देखिए, श्याम ये हैं और साइंस वाला कॉलम कौन सा? ये सादा वाला। तो इसमें कितना है श्याम के? 85 अंक। किसमें अंक है? कितने अंक है? 85 अंक। और किसका कह रहा है? व्यास का। तो व्यास का देखिए कितने हैं? 40 अंक। इनको जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 85
8 4 12 125। कह रहा है कि अनुपात, क्या कह रहा है, इनका अनुपात, अनुपात बताइए। तो अनुपात देख लीजिए कितना अनुपात आएगा। देखिए 110 अनुपात 125, 110 अनुपात 125। आप इसको काट लीजिए, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, और 5 दूना 10, यही तो होगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 25। क्या और कट सकता है क्या, अनुपात ही पूछा है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22 अनुपात कितना 25, 22 अनुपात 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत तो बताइए। गणित में व्यास और अनुराग, गणित में व्यास और अनुराग, व्यास के अंक कितने हैं गणित में, 55 है। अनुराग के गणित में कितने अंक है, 60 है। तो 6 5 11, सॉरी 115 आएगा, 115 आएगा, ठीक है, ध्यान दिए 115 आएगा। एक 115 आप यहां जब काटेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 23 आएगा, 23 25 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है, ध्यान देख लीजिए, 8 4 12 125 ही आया, सही है, ठीक। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 23 अनुपात 25। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से। हमने कहा था ना कि अंकों को देखना है, अगर अंक कहीं भी गड़बड़ हुए तो आपका आंसर आते आते भी चला जाएगा, और आपका 1 नंबर नहीं 1.25 नंबर लेके चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप 0.5 पर नंबर आपका कट जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो वो तो लेके गया ही, दूसरा उसके साथ 0.5 नंबर आपका लेके चला गया। तो बहुत ही ध्यान आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है गणित और विज्ञान में, किसमें, गणित और विज्ञान में अमन के औसत अंक क्या हैं। अब देखिए अभी तक हमने औसत के बारे में नहीं बताया है। औसत क्या होता है आप जानते हैं, कुल कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है औसत निकालने का तरीका, एवरेज क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है गणित और विज्ञान में अमन, अमन कहाँ है भैया, यहाँ है अमन, अमन कहाँ है, यहाँ, ठीक है, अमन कहाँ है, यहाँ है। अमन का गणित और विज्ञान में, तो बताइए अमन का गणित में, मैथ में और साइंस में कितना अंक है। मैथ में कितना है 75 और साइंस में कितना है 70। आप इनको जोड़ लीजिए, 100 कितना आएगा 45, ठीक है। तो एवरेज पूछा है, एवरेज मतलब औसत अंक, औसत अंक, ठीक है। तो कुल संख्याओं का योग 175, कितनी संख्याएं हैं, दो, कितनी संख्याएं हैं, दो। भाई दो ही लोग को तो जोड़े हैं, दो से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, तो 72.5% आएगा। कितना आएगा 72.5। अमन का मैथ और साइंस में अंकों का जो योग 145 है। अब कह रहा औसत अंक, औसत अंक आएगा 72.5। कितना आएगा 72 सॉरी 50% नहीं पूछा हमसे, 72.5 आएगा, ठीक है। परसेंट तो हमसे नहीं पूछा था, ये आपकी ये डाटा परसेंट में है कि अंक में है, अब हमको पता नहीं है, तो हमसे औसत अंक पूछा है तो 72.5, ठीक है। ये अंक है, 75% है, क्या है, आप अभी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कि अंक को दिया है तो अंक ही लिखेंगे, तो 75.5 अंक पाया, ओ सॉरी 72.5 अंक इनका औसत अंक है। किसका, अमन का, किसमें, मैथ और साइंस में। इनका औसत अंक कितना आया 72.5%, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, उस परेशानी को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। हमको उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन, ये ग्राफ क्या है क्या नहीं है, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। और चलते इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है विज्ञान में अनुराग के अंक गणित में श्याम के अंक का कितना प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। हमने एक आपको अभी बताया है कितना प्रतिशत है, तो हम x मान लेते हैं, लेकिन एक और तरीका आपको हम बताते हैं, x मानने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम देखेंगे किससे पूछ रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, जिससे कंपेयर करेगा, जिससे क्वेश्चन में कंपेयर करेगा उसको नीचे रख देंगे और जिसका कंपेयर करेगा उसके ऊपर रख देंगे, तो हमको x मानने की आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ेगी, हम एक ही लाइन में आंसर को ला सकते हैं। आइए उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कितना विज्ञान में अनुराग के अंक, तो विज्ञान में अनुराग के अंक विज्ञान में क्या है 85, कितना है 85। ठीक है, गणित में श्याम के अंक का, गणित में श्याम के अंक क्या भैया, गणित में 95, कितना है 95। ठीक, बताइए कितना है 95। कह रहा अंकों का कितना प्रतिशत है, किसका प्रतिशत पूछा है, श्याम किसका प्रतिशत, श्याम के गणित के अंकों का, तो हमको क्या देखना है, श्याम के गणित के अंकों से देखना है। हमको कह रहा है कि विज्ञान में अनुराग के अंक गणित में श्याम के अंक का कितना प्रतिशत है। कंपेयर किससे करना है, तुलना किससे करना है, हमें श्याम के गणित के अंकों से तुलना करना है। और किसकी तुलना करना है, विज्ञान में अनुराग के से। ठीक है, तो जिसकी तुलना करना उसको नीचे रख देते हैं। तो बताइए किसकी तुलना करना है हमको, श्याम के गणित के तुलना करना है और विज्ञान में अनुराग से, तो इसको अनुराग के विज्ञान को ऊपर रख देंगे और गणित के अंकों को हम नीचे रख देंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए, काटेंगे 17 25 कितना हो जाएगा 85, 19 25 कितना हो जाएगा 95। तो अगर इसे कहेंगे 1700 बटे 19 से अब अगर भाग देंगे तो 89 दशमलव समथिंग आएगा, 89% आ जाएगा, 89 दशमलव कुछ परसेंट आएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत है बताइए, बहुत ही आसान तरीके से, केवल हमको ये देखना है किसकी तुलना किससे कर रहा है, श्याम के अंकों का कह दिया, श्याम को अंक से कह दिया, या हमको लग रहा है कि इससे कंपेयर किया जा रहा है, तो उसको हम नीचे रख देंगे और जिसका कंपेयर कर रहा है उसको हम ऊपर रख देंगे और पूरे 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट पूछा है आपसे, तो भाग दे देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वही जो सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर आएगा। तो बताइए विज्ञान में अनुराग के जो अंक हैं, श्याम के गणित के अंकों का कितना परसेंट है, 89 समथिंग, 89 दशमलव कुछ परसेंट है, समथिंग 89% है। कोई दिक्कत, आप भाग देके देख लीजिएगा। ठीक, आइए इसके अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे और ग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विज्ञान में एक साथ, विज्ञान में एक साथ अनुराग अमन श्याम, किसका किसका, अनुराग का, किसका किसका, अनुराग का, श्याम का और अमन का, अनुराग श्याम अमन, किसमें, विज्ञान में, किसमें, विज्ञान में, किसमें भैया, विज्ञान में। ठीक है, के औसत अंक क्या हैं, हमने बताया है औसत अंक मतलब क्या होता है, औसत मतलब होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आइए हम देखते हैं, तो साइंस में, साइंस में किसके किसके, अमन के, अनुराग के, और अमन के, अनुराग के, और किसके भैया, अमन अनुराग, अमन अनुराग और श्याम के, अमन अनुराग और श्याम के। तो देखिए अमन का कितना है, विज्ञान में अमन का कितना है 70, अमन के कितना है 70, अनुराग की कितना है, अनुराग का हम देखेंगे, अगर अनुराग का हम देखते हैं तो अनुराग का कितना आता है 85। ठीक है, और हम श्याम का देखते हैं तो इसका भी कितना आएगा 85। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए कितना होगा, 8 8 16, 8 8 16, 16 7 कितना हो जाएगा भैया, देखिए जोड़ लीजिए, 5 5 10 के 0, हाथ से बचा 1, 8 8 16 और 16 और 7 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 13 23 हो जाएगा, 16 7 कितना हो जाएगा 23 और 1 24, 240 हो जाएगा।
ठीक, ऐसा नहीं है कि हमको 8 8 16 7 16 नहीं आता, हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको 8 8 16 और 7 जोड़ने नहीं आता, जोड़ने आता है, लेकिन हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे जोड़ा जाएगा, और हमको उम्मीद है कि आपको आता ही होगा, लेकिन हमको सबको लेके चलना है, इसलिए लिखना पड़ता है। तो बताइए, साइंस के साइंस के अनुराग, अमन और श्याम के अंकों का योग कितना आ गया? इतना। अब क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है औसत अंक। क्या कह रहा? औसत अंक। तो औसत अंक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग, अब बटे क्या होता है? कुल संख्या। ठीक, तो कुल संख्याओं का योग हमको पता है कितना है? 240। कितना है? 240। और कितनी संख्याएं हैं बताइए? 1 2 और 3, 1 2 और 3 काट दीजिए, 80 आ जाएगा। कितना आएगा? 80 आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है? देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को और मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन को शायद आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझा होगा और एंजॉय किया होगा। तो अगर मेरे द्वारा बताया गया तरीका, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसके क्लास में जुड़ने के लिए और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित कीजिए कि यहाँ पे फ्री आप आपको पूरा पेट का कंप्लीट मैथ आपका 25 में 25 दिलाने की मेरी गारंटी है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, और जिस दिन आप पेपर सॉल्व करके आएंगे आपको लगेगा कि हाँ, किसी चैनल वाले ने कुछ कहा था जो फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया था, और मुझे आपसे कुछ नहीं, एक भी रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लीज केवल आप मेरे वीडियो को पूरे डेडिकेशन के साथ देखिए, पढ़िए, सुनिए और नोट्स को बनाइए, और उसको बार बार लगातार दोहराते रहिए, लगातार दोहराते रहिए। और जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके मिलते हैं डीआई से या मैथ से, आप उसमें सॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप पढ़िए और एक बार दोहराइए। एक बार वीडियो को पढ़ करके नोट्स बना लीजिए और उस चीज़ को एक बार दोहरा लीजिए, बस इतना ही बहुत है। और आप अदर सब्जेक्ट हैं और उसमें पेट में बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं, उसको पे आप ध्यान दीजिए। केवल इसमें एक वीडियो देखिए और जो देखिए उसको उसी समय दोहरा लीजिए, और पिछला थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो गया तो उसको पिछला दोहरा लीजिए। बस इतना ही करना है और हम सब करेंगे आपके लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।